नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश देते रहे हैं, जन से जग तक की। कोविड के स्वास्थ्य और संक्रमण को लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं और रिकवरी रेट के रूप में इसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। लेकिन जग की गतिविधियों को लेकर 20 लाख करोड़ के जिस पैकेज की घोषणा पीएम ने कल शाम की थी, आज उसका पूरा रोड मैप सामने आ गया है, जिसमें साफ है कि कोशिश रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टरों पर है। तो कोशिश है कि उद्योगों के लिए आर्थिक तरलता में किसी तरह की कमी ना हो। कोशिश इस बात की भी है कि आम लोगों के हाथों में पैसा हो ताकि मांग बढ़ाई जा सके। इस खबर पर रहेगी हमारी विशेष नजर, लेकिन डालते हैं सबसे पहले कोरोना के अपडेट पर नजर कि क्या आंकड़े कहते हैं इस वक्त। और आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना के कुल 47,480 सक्रिय मामले इस वक्त हैं और इसके अलावा जो स्वस्थ हुए हैं मरीज, उनका आंकड़ा 24,835 है, यानी 25,000 के आसपास लोग स्वस्थ हुए हैं। और इसके अलावा मृतकों की संख्या 2,415 है इस वक्त। और इसके अलावा हम कुल संक्रमण के मामलों के इस वक्त तक बात करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 74,731 तक। तो ये इस वक्त का अपडेट। और नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का रोड मैप आया सामने। एमएसएमई समेत तमाम सेक्टरों के लिए बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान। कारोबार और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी और बिना कोलेट्रल के 3 लाख करोड़ के कर्ज की घोषणा। मुश्किल में फंसे एमएसएमई को अब 20,000 करोड़ रुपए का सहयोगी कर्ज। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव, तो वहीं 200 करोड़ रुपए तक के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं, स्थानीय कंपनियों को मिलेगा मौका। ईपीएफ के लिए दी गई सहायता बढ़ाई गई अगले 3 महीनों के लिए। सरकार ने दिए 2,500 करोड़ रुपए। वेतन भोगियों की बढ़ जाएगी टेक होम सैलरी। निर्माण गतिविधियों की समय सीमा को मिलेगा 6 महीने तक का एक्सटेंशन। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की योजना, साथ ही एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ के आंशिक गारंटी की योजना। भारतीय रेलवे द्वारा चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा जारी। आज 9 ट्रेनों का हो रहा है संचालन। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने घरों तक। विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। 6 दिनों के अंदर 43 उड़ानों से 8,503 भारतीय पहुंचे स्वदेश। दूसरे चरण में 16 से 22 मई तक 31 देशों से 149 उड़ानें होंगी संचालित। और अब डालते हैं कोविड से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। दुनिया भर में कोविड संक्रमितों की संख्या पहुंची 42,62,000 से ऊपर। अमेरिका, रूस, स्पेन, ब्रिटेन अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में। वैश्विक स्तर पर मृतकों की संख्या 2,92,000 के करीब। अमेरिका में कोविड की स्थिति अभी भी गंभीर। 13,70,000 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। 82,000 के ऊपर पहुंची मृतकों की संख्या। अमेरिका के एक शीर्ष संक्रामक विशेषज्ञ फैसी ने किया आगाह, लॉकडाउन जल्दी हटा तो इसके परिणाम हो सकते हैं गंभीर। रूस में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 11,000 मामले। लगातार 10वां दिन जब एक दिन में 10,000 के करीब मामले आए सामने। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद अब रूस दूसरे नंबर पर।
ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,500 से ज्यादा नए मामले। वहीं एक दिन में 800 से ज्यादा मौतें। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में शीर्ष बढ़कर 7 देशों में शामिल हुआ। तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के बिंदु सामने आए हैं, रोड मैप सामने आया और ये मुख्य तौर पर क्या कहता है इस पे हम नजर डालते हैं। जो आज घोषणाएं हुए हैं उसके जरिए तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज का रोड मैप सामने आया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कल की थी। और एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव हुआ है। ये रोजगार देने वाला क्षेत्र है और अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा ज्यादा की गई है। वहां पे ध्यान दिया गया है 1 करोड़ निवेश या 5 करोड़ टर्नओवर वाले जो कंपनियां होंगी सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में होंगी। इसके अलावा 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर वाली जो इकाइयां होंगी उसे लघु उद्योग माना जाएगा, समझा जाएगा। इसके अलावा 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं वो इसमें मध्यम दर्जे के उद्योग के तौर पर शामिल होंगे, उन्हें माना जाएगा। इसके अलावा 200 करोड़ तक के सरकारी निविदाओं में वैश्विक नहीं स्थानीय टेंडरिंग होगी। जो लोकल की बात कल प्रधानमंत्री ने की थी वो साफ सामने आती हुई। सरकार सार्वजनिक उपक्रम एमएसएमई सेक्टर के बकाये का भुगतान सीमा 45 दिन। तो तमाम तरह के राहत दिए गए हैं। इसके अलावा एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन मिल सकेगा। इसके अलावा 45 लाख एमएसएमई जो सेक्टर के जो इकाइयां हैं उनको इससे फायदा होगा। रोजगार के स्तर पे काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई को 1 साल तक ईएमआई से राहत मिलेगी, ये भी समय सीमा बढ़ाई गई। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए तक वाले एमएसएमई को इससे फायदा होगा। तो इसके अलावा 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपए इसकी व्यवस्था की गई है ताकि लिक्विडिटी की कमी ना हो। इसके अलावा फंड्स ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ तक का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा ताकि तरलता लगातार बनी रहे, फंड की कमी ना हो। अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का अंतर खत्म करने की बात कही गई है। इसके अलावा और कुछ कदमों की बात करें तो जून, जुलाई और अगस्त के लिए ईपीएफ सहयोग के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 15,000 से कम वेतन वालों को इसका लाभ होगा और उसमें सरकार के अंश भी बढ़ेंगे। 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 3.67 लाख कंपनियों को इसका फायदा होगा। तो एक बड़े स्तर पे फायदे मिलेगा लोगों को। कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान 12% से घटाकर 10% किया गया है। बाकी का हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देगी। एनबीएफसी के लिए डेट मार्केट में निवेश के लिए 30,000 तक का कर्ज मिलेगा, 30,000 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ के आंशिक गारंटी की योजना भी सामने आई है। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम है जो एक बड़ी राहत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनके लिए ये वो कर्ज देगी ताकि उनको एक आर्थिक सहारा मिले। इसके अलावा जो डिस्कॉम है उनके कैश फ्लो की समस्या के हल के लिए 90,000 करोड़ की सहायता की घोषणा भी की गई है। और टीडीएस के लिए 25% भुगतान में 31 मार्च 2021 तक छूट दी गई है। सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, हाईवे आदि इनको 6 महीने तक जो ठेकेदार हैं उनको राहत मिलेगी, यानी ये इस काम को वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम एक वैश्विक स्तर पर देखें आंकड़े कोविड के तो ये क्या तस्वीर पेश करते हैं। तो दुनिया भर में करीब 42.62 लाख करीब के संक्रमितों की संख्या हो गई है। अभी भी अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर करीब 13.5 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में भी 2.25 लाख के आसपास हैं। फ्रांस में भी 2 लाख के आसपास के आंकड़े हैं। स्पेन में हम देखें तो यहाँ भी 2,28,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं जर्मनी में 1,73,000 से ज्यादा मामले, इटली में 2,21,000 से ज्यादा मामले, तुर्की में हम देखें तो 1,41,000 से ज्यादा मामले, ईरान में यहाँ पे 1,10,000
से ज्यादा मामले। रूस जो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, यहां आंकड़ा 2,32,000 से ज्यादा का है। और नजर ब्राजील पे, क्योंकि ब्राजील में 1,78,000 मामले हैं और यहां मामले तेजी से पिछले दिनों बढ़े हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है और शीर्ष 10 देशों में ये 7वें नंबर पर अब ब्राजील पहुंच गया है। तो ये इस तरह की स्थिति वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करें, आज जो घोषणा हुई है वित्त मंत्री के द्वारा, किन किन क्षेत्रों पे उन्होंने बल दिया, ये हमने आपको बताया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि कुटीर उद्योगों को बल प्रदान करने के लिए 6 महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसमें 2 ईपीएफ के से जुड़े हैं, एनबीएफ से जुड़े 2 फैसले और एक जो है एमएफआई से जुड़े मसले शामिल हैं। आइए सुनते क्या कहा उन्होंने। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. और साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है। That we do have a responsibility towards the poor of this country, towards the needy of the country, towards the migrant workers of this country, the Divyang and the aged. So the tranches will of course be for all our convenience, suitably bringing grouped items which have some correlation. और वित्त मंत्री ने कहा कि संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई सेक्टरों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। EPF now is the statutory PF contribution for those who are not covered in the earlier one is being reduced from 12% to 10%. So for the next 3 months, employers need to pay only 10% and not 12% so that they will have some more money in their hands. However, for the central public sector enterprises and for state PSUs, we will continue to pay 12%. So this reduction is not for the government. However, government employees government employer still pays 12%. But employees in these public sector undertakings will be given the advantage of paying only 10%. Liquidity relief is being given for all EPF establishments. In this, 12% which is paid by the employer and 12% by the employee contribution. We extend the support which Government of India gave for another 3 months. और वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझते हैं और है। रोजगार देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन उद्योगों के लिए 3,70,000 करोड़ की विभिन्न पैकेज दिए गए हैं और उससे ज्यादा उनकी परिभाषा में बदलाव किया है। अब सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ तक का कैपिटल और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, लघु के लिए 10 करोड़ तक का कैपिटल और 50 करोड़ तक का कारोबार, और मध्यम उद्योगों के लिए 20 करोड़ का लागत और 100 करोड़ का कारोबार यहाँ तक कर दिया। ये बहुत सालों से मांग पड़ी थी, ये आज पूरी हो गई है।
और साथ ही केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से इस कठिन समय में विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ईपीएफ में जो सहूलत दी है वो आम आदमी के लिए जो 15,000 से कम कमाते हैं उनके ईपीएफ में पहले ही सहूलत मिल रही है, वो 3 महीने और रहेगी और उसके साथ साथ बाकी भी सभी ईपीएफ के एम्प्लॉयज़ को 10% अब 12% की जगह 10% देना पड़ेगा। उससे लगभग 7,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में आएंगे। और केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम बिजली क्षेत्र और विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। 75,000 करोड़ रुपए का एक तरह से एक स्पेशल लिक्विडिटी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस है उनको दे रहे, ताकि ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी कर्जा उसी से मिलना आसान हो जाएगा। और डिस्कॉम के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी मेजर में 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं और बाकी सारी जो टैक्स रिटर्न्स है और सारे कागजात भरने के समय में 3-3 महीने वृद्धि की है। टीडीएस में भी अब टीडीएस कम लगेगा और उसके साथ साथ उसकी मुदत भी बढ़ाई है, तो ये एक बहुत बड़ी कदम है। और अब बात करते हैं उन कोरोना योद्धाओं की जो जमीन पर काम कर रहे हैं। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हाल के दिनों में 17 कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद इसे हॉटस्पॉट घोषित करके पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ऐसे में हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने जायजा लिया कि कैसे हालात हैं खोड़ा कॉलोनी की। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर इन दिनों हर समय एक मेडिकल टीम तैनात रहती है और यहाँ हर आने जाने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग होती है और सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाता है। ये आने जाने वाले भी सिर्फ वही हैं जो बेहद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े हैं। वैसे पूरी खोड़ा कॉलोनी को सील किया जा चुका है। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आ नहीं सकता और यहाँ रहने वाला कोई बाहर जा नहीं सकता। गाजियाबाद प्रशासन को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हाल के दिनों में यहाँ कोरोना संक्रमण के 17 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरी खोड़ा कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की सघन आबादी घनत्व, तो हम लोगों को डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहे, तो इसके दृष्टिगत पूरे खोड़ा को सील कर दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग नियमित रूप से स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो भी केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुएं जो हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी आपूर्ति हम लोग यहाँ से कराते हैं। इसके अलावा हमने सभी को प्रतिबंधित किया हुआ जाने के लिए। पूरे खोड़ा क्षेत्र को हमने 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा है, जिसमें सक्षम स्तर के मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को लगाया गया है जो राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे तैनात रहेंगे। सुबह की टीम अलग है, रात की टीम अलग है। खोड़ा गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। करीब 6 लाख की आबादी वाला ये इलाका गाजियाबाद का वो क्षेत्र है जो एक तरफ नोएडा से लगता है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली से। कुल 72 ऐसे यहाँ पे रास्ते हैं जो दिल्ली की तरफ खुलते हैं, कुछ नोएडा की तरफ खुलते हैं, कुछ गाजियाबाद NH-24 की तरफ खुलते हैं। इसमें से सिर्फ हमारे 2 ही ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हमने एक्सेस पॉइंट्स अलाउ किया हुआ है। एक हमारा वीर विजय सिंह पथिक मार्ग है जिसको पुश्ता रोड भी कहते हैं, और दूसरा गाजीपुर दिल्ली की साइड में खुलता है हमारा गज्जी बाटी द्वार। दोनों ही पॉइंट्स पे हमारा पूरा बैरियर स्ट्रिक्ट चेकिंग वहाँ पे हो रही है और सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज की गाड़ियाँ हैं वही वहाँ से जा रही हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसी केसेस हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग आवागमन के लिए अलाउ कर रहे हैं। खोड़ा में जरूरी सामान की दुकानें भी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही खुलती हैं। 12 बजे के बाद हर रोज पूरे इलाके में
पुलिस और प्रशासन की गश्त होती है। फिर बैंक के काम और दवा की दुकान जाने वाले को छोड़कर कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में काम करने वाले कई लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके ऑफिस खुल गए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसे लोगों को भी ऑफिस जाने की अनुमति नहीं है। हमने सभी से अनुरोध किया था कि सभी कामगार अपने कार्यस्थल पर रुकें। हमने जो संस्थाएं हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, सभी से ये कहा कि आप अपने जो भी आपके यहाँ कार्मिक हैं और या श्रमिक हैं जो खोड़ा से लगातार अप डाउन करते हैं, तो या तो वो कार्यस्थल पर रुकें या खोड़ा में रहें, क्योंकि यहाँ से यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर जाता है तो संपूर्ण जो संस्थान है वहाँ पर भी संक्रमण का खतरा रहेगा। प्रशासन भी मानता है कि ये बेहद कड़े कदम हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत कड़े कदम उठाने की ही है। नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है, लेकिन इसी बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में 17 कोरोना के मामले निकलने के बाद प्रशासन के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और इसीलिए पूरी खोड़ा कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और ये इस वक्त गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। प्रशासन की इस वक्त पूरी कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ पर जो 17 मामले हैं उस संख्या को यही रोक लिया जाए ताकि खोड़ा को रेड जोन से निकाल करके ग्रीन जोन तक ले जाया जा सके। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद। और स्काउट गाइड देश में युवाओं का एक बड़ा संगठन माना जाता है और ये स्काउट संगठन समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा करता आया है और इस समय स्काउट के बच्चे मास्क बनाकर उसका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। एक ऐसे ही स्काउट से जुड़े बच्चों की स्टोरी आपको दिखाते हैं सोनभद्र से, जहां गांव-गांव में बच्चे मास्क तैयार कर रहे हैं। स्काउट, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक में नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है और ये भी सिखाया जाता है कि जब भी देश को जरूरत हो तो संभव मदद के लिए आगे आए। इसीलिए कोरोना के संकट की इस घड़ी में स्काउट से जुड़े बच्चे घर पर ही रहकर मास्क बनाकर निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। मन में देश प्रेम हो तो कोई भी उम्र आड़े हाथों नहीं आती। इसीलिए सोनभद्र के स्काउट से जुड़े नौनिहाल मास्क बनाकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। हर विकास खंडों में सभी अध्यापक जो विकास खंड से हैं, उसके अलावा जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं, वो अब खुद भी और अपने साथ में अपने बच्चों को भी ये मास्क निर्माण का जो ये कोविड-19 है, इस विपदा की घड़ी में, महामारी की घड़ी में सभी लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। स्काउट हमेशा ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है, क्योंकि ये दुनिया भर में कई युवा संगठनों में से एक है। सोनभद्र के कई गांवों में स्काउट के बच्चे लगातार सेवा में जुटे हैं ताकि कोरोना को रोकने के लिए मास्क जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंच सके। जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं स्काउट और गाइड, ये न कि शिक्षण कार्य ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये लोग मास्क बनाने का भी काम कर रहे हैं और एक बैंक का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। वो पर डे 500 से 600 मास्क हमको दे भी रहे हैं उस बैंक में जमा करने के लिए। और जो बाहर से मजदूर आए हैं, मनरेगा मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, उनके बीच भी वितरण का काम किए हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही काबिले तारीफ है। देश सेवा में जो इनका कृत्य है, ये इनके जज्बे को सलाम है। जिला शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले स्काउट गाइड के बच्चे गांव-गांव में हैं। अगर ऐसे ही स्काउट से जुड़े युवाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित कर दिया जाए तो कम से कम हर गांव के हर व्यक्ति के पास मास्क पहुंच सकता है। हम लोगों ने देश के प्रति अपने जज्बे को कायम रखने के लिए हम लोग ये मास्क निर्माण करके और अपने अड़ोस पड़ोस में और विद्यालय के बच्चों के जो गरीब हैं, असहाय हैं, उन सभी को हम लोग ये निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। स्काउट के बच्चे बड़ी ही सावधानी से देश सेवा में लगे हैं। बच्चों की मेहनत देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल जाएगी।
कोरोना संकट के इस दौर में सोनभद्र में जो स्काउट के बच्चे हैं घर बैठकर मास्क बना रहे हैं। सबसे खास बात है कि निःशुल्क वितरित करते हैं। जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं या फिर जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनको निःशुल्क वितरित किया जाता है ताकि वो कोरोना जैसे इस वायरस से बच सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। सोनभद्र से सुनील तिवारी के साथ मैं संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लॉकडाउन के इस मौके पर, इस माहौल में बच्चे घर में रहकर क्या क्या कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज देखते हैं बच्चे स्वस्थ भारत का किस तरह से और तमाम तरह की सावधानियों का संदेश दे रहे हैं। आप इन संदेशों को सुनिए और हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। की दवा बनानी है, इसके लिए घर से बाहर बिल्कुल बनाने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हम सभी को मिलकर कोरोना वायरस को इस देश से भगाना है। नमस्कार। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। जब भी आप बाहर जाएं तब मास्क लगा के जाएं, ठीक है? और अपने हाथों को लगातार धोएं, ठीक है? और आईज, नोज, माउथ, ईयर को ना छुए, नहीं छुए, ठीक है ना?